मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान कक्षा 12 हेतु रसायन विज्ञान के अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी पर आप सभी के बीच चर्चा के लिए प्रस्तुत हूँ। रासायनिक बलगतिकी अध्याय को हमने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में हम रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भाग 2 में निम्नांकित अन्य बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी के भाग 1 का, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक बलगतिकी कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस रासायनिक बलगतिकी अध्याय में हम अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियम, आणविकता और कोट इत्यादि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करते हैं अभिक्रिया का वेग। तो आइए अध्ययन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग का। रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक का वह द्रव्यमान है जो इकाई समय में क्रियाफलों में परिवर्तित होता है। दूसरे शब्दों में वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया का वेग कहलाती है। इसको ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि इकाई समय में अभिकारक की या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वास्तव में अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है। अतः इसे सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे प्रयुक्त समय, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे प्रयुक्त समय, अथवा उत्पाद के सापेक्ष निकालें तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे प्रयुक्त समय। तो इसको एक रासायनिक अभिक्रिया को मानकर अगर हम इसे अभिक्रिया के वेग को निकाल कर देखें तो कोई अभिक्रिया हम मान लेते हैं R = P, जहां R अभिकारक है और P उत्पाद है। इस R में R का मान जब t बराबर 0 होगा तो जितना हम वैल्यू R की लेंगे, सांद्रता जितनी लेंगे उतनी पूरी की पूरी हमारे पास होगी। यानी प्रारंभ में अभिकारक तो होते हैं लेकिन उत्पाद नहीं होते, उत्पाद शून्य होंगे और अभिकारक की सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर मान लें। 1 सेकेंड बीत जाने के बाद यदि सांद्रता अभिकारक की 8 हो जाती है, क्यों 8 हो जाएगी? क्योंकि निश्चित रूप से जब अभिक्रिया होगी तो अभिकारक खर्च होंगे और उत्पाद बनेंगे, तो ये 0 से बढ़कर 2 हो जाएंगे। ये क्रम चलता रहेगा कि 10, 8 इसको मान ले इस प्रकार 6, 4, 2 और 0। हमने तब तक अभिक्रिया देखी जब तक कि अभिक्रिया में अभिकारक पूरे के पूरे खर्च न हो गए। तो ये हो गया t बराबर 2 सेकेंड, यहाँ t बराबर 3 सेकेंड और यहाँ t बराबर 4 सेकेंड लगे और यहाँ लगे t बराबर 5 सेकेंड। अब हम देखते हैं इनकी सांद्रता 2 के स्थान पर अब 4, फिर 6, 8 और फिर धीरे धीरे उत्पाद बढ़कर पूरे हो गए 10। यहाँ हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि अगर हम एक निश्चित समयांतराल ले लें, टाइम पीरियड ले लें, तो टाइम पीरियड हम ये ले लेते हैं यहाँ से और ये बना। इस समय के अंतराल में कितना अभिकारक खर्च हुए और कितना उत्पाद बने, उनके सापेक्ष जब अभिक्रिया का वेग निकालें तो इन मानों को यदि हम इस सूत्र में रखें तो निश्चित रूप से हमारा वेग आएगा। देखिए कैसे कि हम रखेंगे कि वेग बराबर यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यानी R की सांद्रता में परिवर्तन को हम डेल्टा लिख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रता है 8, उस समय अभिकारक की शुरू की सांद्रता है और बाद में अभिकारक t बराबर 4 सेकंड पर कितना रह गया 2, तो इसको हम लिखेंगे R2 और इसको लिख देंगे R1। उसी प्रकार इस समय को लिख देंगे हम 4 को T2 और इस 1 को लिख देंगे T1। अब इसको करते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तो हो जाएगा R2 कंसंट्रेशन माइनस R1 कंसंट्रेशन बटे T2 माइनस T1। R2 की वैल्यू कितनी है हम देख रहे हैं, R2 की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 8 R1 बटे 4 माइनस 1
ये आया -6/3 बराबर -2। चूंकि अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता, अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक होता है और अभिकारक के सापेक्ष निकालें अथवा उत्पाद के सापेक्ष निकालें, दोनों ही परिस्थितियों में बराबर आता है। कैसा आता है? बराबर आता है। तो हम वेग को अब अभिकारक के सापेक्ष निकाल चुके हैं, अब निकाल देते हैं उत्पाद के सापेक्ष। जब उत्पाद के सापेक्ष लिखेंगे तो हम यहाँ अभिकारक के स्थान पर उत्पाद का प्रयोग करेंगे और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे प्रयुक्त समय। अतः हम उत्पादों के सापेक्ष निकालें तो हम यहाँ चार्ट में देखेंगे कि इसको मान लेंगे 8 को P2 और ये हो गया हमारा P1 और समय उसी के अनुसार। तो हमारा आएगा फॉर्मूला P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता बटे T2 माइनस T1, जिसमें P2 का मान 8 ऋण P1 का मान 2 है बटे T2 का मान 4 ऋण 1 बराबर 6 बटे 3 बराबर ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में अभिक्रिया के वेग के मान बराबर होते हैं और धनात्मक होते हैं। इस ऋणात्मक मान को धनात्मक करने के लिए अर्थात अभिक्रिया अभिकारक के सापेक्ष या उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को मान को बराबर करने के लिए हम सूत्र में जब अभिकारक के सापेक्ष सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात करते हैं तो पूरे के आगे एक एक्स्ट्रा माइनस लेकर चलते हैं। इस प्रकार जब हम एक्स्ट्रा एक माइनस लेकर चलेंगे तो हमारा ये मान +2 आ जाता है। कैसा आ जाता है? +2 आ जाता है। अतः हम तब कह सकते हैं कि अभिकारक के सापेक्ष या उत्पाद के सापेक्ष हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तो दोनों ही परिस्थितियों में धनात्मक और बराबर आता है। इसलिए वेग को हम किस प्रकार लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा आर, आर का मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। इस ऋण चिन्ह को लेकर चलते हैं। अगर हम उत्पाद के सापेक्ष निकालते हैं तो हम लिखेंगे प्लस डेल्टा पी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। अभिक्रिया का वेग दो तरह से पढ़ा जाता है, एक औसत वेग के रूप में और दूसरा तात्क्षणिक वेग के रूप में। पहले देखते हैं औसत वेग के रूप में। जो वेग हमने अभी ज्ञात किया है यह वेग औसत वेग ही है। कैसा वेग है? औसत वेग। क्योंकि यह वेग हमने एक विशेष क्षण पर ज्ञात न करके एक निश्चित समयांतराल में लिया है, समय के एक टाइम पीरियड में लिया है, यानी उसमें समय दिख रहा है कि हमें काफी परिवर्तित हो रहा है। और तात्क्षणिक वेग में हम वेग एक विशेष क्षण पर लेते हैं जिसमें समय का अंतराल लगभग 0 होता है। तो औसत वेग को हम जब ज्ञात करते हैं तो उसे आर एवरेज लिखते हैं और उसके लिए यही फॉर्मूला रहता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसी अभिक्रिया में देख रहे हैं बराबर प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम तात्क्षणिक वेग ज्ञात करें, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करें तो तात्क्षणिक वेग किसी विशेष क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे आर इंस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं, आर इंस्टेंट, क्योंकि तात्क्षण को कहते हैं इंस्टेंट। तो आर इंस्टेंट ज्ञात करने के लिए हम औसत वेग में जो समयांतराल डेल्टा टी है उसे 0 तक घटाते हैं और सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। यदि अभिक्रिया R = P के दौरान सांद्रता में परिवर्तन अतिसूक्ष्म डेल्टा C और समयांतराल डेल्टा T हो, इसे मान लें, तो R इंस्टेंट हम इसके सापेक्ष यानी हम R और P न लेकर अब हम सांद्रता परिवर्तन अभिकारक का कंसंट्रेशन C डेल्टा C और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन भी हम डेल्टा C मान लें, तो हम R इंस्टेंट लिखने के लिए
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यह तो हो गया सांद्रता परिवर्तन की दर। लेकिन इस डेल्टा टी टाइम को घटाकर शून्य तक ले जाते हैं, इसलिए हम आगे लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। चूंकि ये अवकारक के सापेक्ष निकालेंगे तो हम सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह और उत्पाद के सापेक्ष निकालेंगे तो सूत्र में धनात्मक चिन्ह लिखेंगे। अतः आर इंस्टेंट को हम इस प्रकार लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इस सूत्र को हम शॉर्ट में लिखने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए हम एक नए तरीके का भी प्रयोग करते हैं कि आर इंस्टेंट बराबर डी सी अपॉन डी टी, और ये माइनस प्लस। इसका आशय यह है कि सांद्रता में अति सूक्ष्म समयांतराल में अति सूक्ष्म परिवर्तन को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी आर इंस्टेंट को ज्ञात करने के लिए हम टाइम को घटाकर 0 तक ले जाते हैं। इस प्रकार हमने भी तात्क्षणिक वेग सीखा। इस प्रकार औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के सूत्र हम लिख सकते हैं कि आर एवरेज इक्वल टू, अगर अभिक्रिया आर इक्वल टू पी है तब आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये अवकारक के सापेक्ष, और प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये उत्पाद के सापेक्ष। इसी प्रकार तात्क्षणिक वेग को हम लिखेंगे आर इंस्टेंट इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा सी क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है इस अभिक्रिया के लिए। इसी तरह हम आर इंस्टेंट को अति सूक्ष्म समयांतराल में अति सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन के सापेक्ष जब लिखते हैं तो आर इंस्टेंट इक्वल टू माइनस प्लस डी सी अपॉन डी टी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं किसी अभिक्रिया के लिए ये वेग किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 अमोनिया का निर्माण। इस अभिक्रिया में अगर हमें आर एवरेज ज्ञात करना हो इस सूत्र के आधार पर देखना ध्यान से, तो इसमें अवकारक के सापेक्ष ज्ञात करें या उत्पाद के सापेक्ष ज्ञात करें। मान एक ही अभिक्रिया के वेग के आते हैं जो परस्पर बराबर होते हैं और सदैव धनात्मक होते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसको, सूत्र में कैसे लिखेंगे आर एवरेज को, कि सबसे पहले अवकारक के सापेक्ष, तो इसमें दो अवकारक हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अवकारकों के लिए वेग ज्ञात कर सकते हैं जो परस्पर बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन, तो डेल्टा कंसंट्रेशन N2 अपॉन डेल्टा T, ये हो गया नाइट्रोजन के सापेक्ष। ये बराबर होगा हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की गई अभिक्रिया के वेग के। तो यहाँ 3 है, कितने अणु हैं? 3। इन 3 को 1/3 करके लिखते हैं। माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यह अवकारक है, और डेल्टा कंसंट्रेशन H2 अपॉन डेल्टा T, जो बराबर होगा अमोनिया के सापेक्ष निकाले गए अभिक्रिया के वेग के। चूंकि अमोनिया उत्पाद के रूप में लिखी गई है इसलिए प्लस 1/2 अणुओं की संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है, और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार हमने आर एवरेज निकालना सीखा। इसी तरह से इस सूत्र के आधार पर हम इस अभिक्रिया के लिए आर इंस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो आर इंस्टेंट बराबर पहले नाइट्रोजन के सापेक्ष तो माइनस डी N2 कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर, अब H2 के सापेक्ष तो माइनस डी H2 कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर, अब अमोनिया के सापेक्ष यहाँ हमें क्या ध्यान रखना था, इस 1/3 को, तो हम लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे कि 1/3 को समावेशित करेंगे क्योंकि यहाँ 3 अणु संख्या है। इसी प्रकार यहाँ 1/2 को समावेशित करेंगे तो 1/2 डी कंसंट्रेशन अमोनिया अपॉन dt। इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया के लिए अणुओं की संख्या को समावेशित करते हुए आर एवरेज और आर इंस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया का वेग ताप, दाब, सांद्रता एवं उत्प्रेरक से प्रभावित हो जाता है। कैसे होता है?
अभी देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे सांद्रण का प्रभाव। इसका प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव। तो सांद्रण का प्रभाव से मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि हम अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा देते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण अणुओं में टक्करें की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, और इन टक्करों की संख्या बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया तेजी से होने लगती है, क्योंकि प्रभावी टक्करें बढ़ गई हैं। इस प्रकार सांद्रण के बढ़ाए जाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण बढ़ाया जाता है, वेग भी बढ़ता है। इसी प्रकार दूसरा हम समझेंगे ताप का प्रभाव। ताप वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ता है। 10 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग 2 गुना तक हो जाता है। अभिक्रिया का वेग तापीय गुणांक पर निर्भर करता है। तापीय गुणांक हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण की अभिक्रिया के लिए 1.8 होता है, अर्थात अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि वेग समानुपाती ताप वृद्धि। जैसे जैसे अभिक्रिया की वृद्धि, ताप की वृद्धि करेंगे अभिक्रिया में, वेग भी बढ़ता है। इसी प्रकार देखेंगे अगला दाब का प्रभाव। किसी अभिक्रिया के दौरान दाब बढ़ा देने से निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आयतन दाब बढ़ाने से घटता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, और टक्करों की संख्या बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया तेजी से होती है। अतः दाब बढ़ाने का प्रभाव भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो हम लिखेंगे वेग समानुपाती दाब वृद्धि, या लिखेंगे दाब वृद्धि। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक मिला देने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखते हैं। क्योंकि उत्प्रेरक मिला देने से मध्यवर्ती तेजी से बनते हैं। मध्यवर्ती का अर्थ है सक्रिय संकर। सक्रिय संकर तेजी से बनते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाते हैं तो सक्रिय संकर बनाने हेतु आवश्यक सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग कम ताप पर ही अधिक हो जाता है, अर्थात कम ताप पर ही अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। उत्प्रेरक मिला देने से मध्यवर्ती तेजी से बनते हैं, तो उत्पाद भी तेजी से बनते हैं, कारण सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। सक्रिय ऊर्जा को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि अभिकारक अणुओं के टक्कर से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में पर्याप्त होती है तथा जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक बनाने से सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं वेग प्रोपोर्शनल टू 1 सक्रिय ऊर्जा। इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा के वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, जिस कारण से वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे वेग नियम विशिष्ट दर स्थिरांक का। तो अब अध्ययन करते हैं वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक का। हम जानते हैं कि दर के अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि कोई अभिक्रिया हम इस प्रकार माने कि Ma प्लस Mb इक्वल टू उत्पाद, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार वेग dx/dt को, यानी यहाँ वेग जो हम लिख रहे हैं उसे
dx बटे dt भी लिखा जा सकता है कि x अर्थात dx सांद्रता में अतिसूचक परिवर्तन और dt समय में अतिसूचक परिवर्तन है। तो dx बटे dt प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी A की सांद्रता फिर B की सांद्रता, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। चूंकि यहाँ अणुओं की संख्या n और m है तो इनको घातों के रूप में यहाँ लिखा जाता है। यह नियम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है। अगर हम इसको dx बटे dt प्रयोगों द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक के आधार पर लिखें तो dx बटे dt a पे पावर इस n के बराबर भी मान आ सकता है और इस m के मान के बराबर यहाँ मान आ सकता है, किंतु बराबर नहीं भी आ सकता है। इसलिए हम नए चरघातांकों का प्रयोग x और y का प्रयोग कर सकते हैं। ये x और y n और m के मान के क्रम से बराबर भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार प्रयोगों द्वारा किसी अभिक्रिया के लिए निर्धारित वेग व्यंजक को वेग नियम कहते हैं। तो इसको हम और आगे फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो लिखेंगे dx बटे dt बराबर k, a पे पावर x और b पे पावर y। ये हम आपको बता चुके हैं इन x और y के मान, इन x और y के मान क्रम से n और m के बराबर हो सकते हैं अथवा बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि हम इस a का मान और इस b का मान बराबर लिख लें, यानी मान लें कि a बराबर b है, दोनों की सांद्रताएं अवकारकों की बराबर हैं और वह 1 मोल प्रति लीटर के बराबर हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हम लिखेंगे dx बटे dt बराबर k। क्या लिखेंगे dx बटे dt बराबर k, जहां k यहां पर k था वेग स्थिरांक और यहां का k जो है वो है विशिष्ट दर स्थिरांक। क्या है? विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक, जिसकी परिभाषा कैसे करते हैं? इकाई अवकारकों के इकाई सांद्रण पर, अवकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग विशिष्ट दर स्थिरांक कहलाता है। इस प्रकार हमने वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक को सीखा। अगला टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की आणविकता। क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता अधिकारी अणुओं की वह संख्या है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। इसको परिभाषित इस प्रकार किया जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। अगर हम कोई अभिक्रिया ले लें उदाहरण के रूप में PCl5 इक्वल टू, इसको गर्म करते हैं तो बनता है PCl3 प्लस Cl2। यहाँ एक PCl5 का भाग ले रहा है, अतः आणविकता हम लिखेंगे 1। कितने लिखेंगे? 1। इसी प्रकार यदि हम ले लें CH3COOC2H5 धन H2O इक्वल टू CH3COOH धन C2H5OH, यहाँ एक और एथिल एसिटेट और एक और जल का है, तो आणविकता हो गई 2, क्योंकि 2 अणु को मिलाकर भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार अभिक्रिया ले लें 2CO प्लस O2 इक्वल टू बनता है 2CO2। इसमें 2 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के और 1 अणु ऑक्सीजन का है, अतः दोनों को जोड़ते हैं तो आणविकता हो गई इस अभिक्रिया के लिए 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक नहीं हो सकती। यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। आइए अब देखते हैं अभिक्रिया की कोट को। अभिक्रिया की कोट इस अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। यदि कोई अभिक्रिया इस प्रकार है Na प्लस Mb इक्वल टू प्रोडक्ट,
तो इसके लिए प्रयोगों द्वारा जो वेग व्यंजक निर्धारित किया जाता है वह हम पीछे पढ़ चुके हैं। वेग नियम को निर्धारित करते समय क्या बनता है कि dx बटे dt प्रोपोर्शनल टू a पे पावर x, यहाँ x नए चर घातांक क्यों आए इसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं। तो x और y, जिसको हम लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर k a पे पावर x और b पे पावर y। तो कोट का आशय क्या है, अभिक्रिया की कोट बराबर हो जाता है x प्लस y। इस कोट को हम n से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोट n बराबर क्या हुई, x धन y। अतः इस वेग व्यंजक के आधार पर हम अभिक्रिया की कोट को परिभाषित कर सकते हैं कि अभिक्रिया की कोट अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त हुए अभिकारकों की सांद्रता की घातों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो कोट बराबर है x धन y। तो और इसे हम n से प्रकट करते हैं, और यदि n का मान अर्थात x प्लस y का योग शून्य है, n बराबर 0, तो कोट हमारी शून्य होगी। n बराबर 1 पर कोट 1 होगी, n बराबर 2 पर कोट 2 होगी, n बराबर 3 पर कोट 3 होगी। क्रम से शून्य होने पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 होने पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 होने पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और 3 होने पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं उनके लिए समाकलित वेग समीकरणों को हम अगले अध्याय में इस अध्याय के अगले भाग में पढ़ेंगे। आज हमने रासायनिक बलगति के भाग 1 में वेग नियम, विशिष्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि के अतिरिक्त रासायनिक बलगति की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियम, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि को जाना। इस अध्ययन के आधार पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे, और आप सभी लोग अपने घर पर उत्तर पुस्तिकाओं पर इस अध्ययन के आधार पर अपनी विषय वस्तु के स्वलिखित नोट्स बनाएंगे तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों के हल करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।